आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमंत और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। जिन साथियों को फिर भी नहीं पता कोई बात नहीं, इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जिससे आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का आविष्कार किया था, तो वो था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है रैम, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी रोम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी या टेम्पोररी मेमोरी कही जाती है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर बंद होने पर यह डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं सीपीयू, रैम, माउस, मॉनिटर या फिर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर या फिर इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, यूपीएस। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें ये 4 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का मुख्य भाग क्या है? प्रोसेसिंग करने का मुख्य भाग रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग या ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और डेटा को प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है कि 1 केबी या किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1000, 1024, 512, 2048। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, 1024। 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम 2 की घात यानी कि 0 और 1 पर कार्य करता है, तो उस बेस पे 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, हार्डवेयर डिवाइस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क टूल्स हैं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अब सॉफ्टवेयर में जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जो काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, जैसे अभी हम ये एज पे पीडीएफ ओपन किए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो हम डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी कि यूजर जो होता है, एंड यूजर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। अगला प्रश्न है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, लिनुस टॉरवाल्ड्स हैं, डेनिस रिची हैं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, लिनुस टॉरवाल्ड्स हैं। लिनुस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया जो एक ओपन सोर्स सिस्टम है। प्रश्न संख्या 8, सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची हैं, बिल गेट्स हैं, जेम्स गोसलिंग हैं, गुइडो वैन रोसम है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी भाषा विकसित की जो आज भी व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 है जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी? जेम्स गोसलिंग के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या फिर एलन ट्यूरिंग के द्वारा? तो आपको जिन साथियों को पता है कमेंट करके बताते रहिए और जिन साथियों को नहीं पता है
फंडामेंटल का ये वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप इसे ध्यान से पढ़ते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के स्टडी वाला व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस प्रश्न का आंसर है जेम्स गोशलिंग। जेम्स गोशलिंग ने 1995 में जावा विकसित की जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात क्या होती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे लैंग्वेजेस होती हैं जो लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे विंडो पे चल सके, मैक ओएस पे चल सके, लिनक्स पे चल सके, यूनिक्स पे, यानी कि सभी में एक ही कोड लिखा और सब में चल जाए, उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वे लैंग्वेज होती हैं जैसे हमने अगर विंडोज में लिखा प्रोग्राम कोड को तो वो विंडो में ही चलेंगी, लिनक्स या यूनिक्स में नहीं चलेंगी, उन्हें कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगला प्रश्न है कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किसने किया? गुइडो वैन रसम ने, जेम्स गोसलिंग ने, डेनिस रिची ने, केन थॉमसन ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, गुइडो वैन रसम ने। इनका शॉर्ट नेम GV रॉसम भी कहा जाता है। गुइडो वैन रॉसम ने 1991 में पाइथन भाषा बनाई जो सिंपल और पढ़ने में आसान होती है। प्रोग्रामिंग भाषा में जिन साथियों का इंटरेस्ट है, अगर वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग में पाइथन लैंग्वेज को ही सीखना चाहिए, क्योंकि इसके जो कोड होते हैं वो सिंपल इंग्लिश के वर्ड के जैसे इसके कोड होते हैं और आसानी से समझ में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। प्रश्न संख्या 12 है आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो इसमें आईपी जो होता है वो आईपी वर्जन 4 होता है और वर्जन 6 होता है। तो जो आईपी वर्जन 4 होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि जो आईपी वर्जन 6 होता है वो 128 बिट का होता है। प्रश्न संख्या 13 है फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है? ईमेल और वेबसाइट स्कैम है, वायरस अटैक है, हार्डवेयर डैमेज है, नेटवर्क क्रैश है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, ईमेल और वेबसाइट स्कैम है। फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें धोखाधड़ी से ईमेल या वेबसाइट के जरिए संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। प्रश्न संख्या 14 है कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क केबल होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS के फुल फॉर्म में ऑप्शंस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के निर्माण, प्रबंधन और संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सर्वर क्वेरी लैंग्वेज। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस से डेटा एक्सेस, अपडेट और मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा SQL का एक कमांड नहीं है? SQL के कमांड की बात हो रही है, सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, ब्राउजर। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर। SQL में सेलेक्ट, डिलीट और इंसर्ट कमांड का उपयोग डेटा को क्वेरी, हटाने और जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि ब्राउजर कोई SQL कमांड नहीं है। स्टैक में डेटा किस क्रम में स्टोर किया जाता है? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, रैंडम ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक डेटा संरचना में अंतिम डाला गया डेटा सबसे पहले बाहर निकलता है, इसे LIFO सिद्धांत कहा जाता है। अगर इसे समझा जाए तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम कुछ चीजें रखना शुरू करेंगे तो सबसे नीचे पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी क्रम में रखेंगे। तो इसमें डेटा क्रम स्टोर करने का ये होता है और इसके लिए ये लॉजिक लगाया जाता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन यानी कि ये जो डेटा है, ये डेटा जो अभी पुट किया, ये लास्ट डेटा है। अब जब इसको
निकालना होगा तो पहला डेटा यानी कि ये वाला डेटा यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लिफो पे, फीफो पे, फिलो पे, लो पे। तो ये काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सेम मतलब जैसे अभी हम लोग समझ रहे थे कि कंटेनर है और कंटेनर में डेटा को हमने स्टार्ट करके नीचे से रखना शुरू किया, तो जो फर्स्ट डेटा हमने लास्ट में रखा वो सबसे नीचे, वो डेटा सबसे पहले बाहर निकलेगा, इसे ही कहते हैं फीफो। तो क्यों डेटा संरचना में पहला डाला गया डेटा सबसे पहले बाहर निकलता है, जिसे फीफो सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है लिंक्ड लिस्ट का मुख्य लाभ क्या है। लिंक्ड लिस्ट फिक्स्ड साइज है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है, केवल पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है। लिंक्ड लिस्ट का मुख्य लाभ यह है कि यह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अनुमति देता है और आवश्यकता के अनुसार मेमोरी उपयोग करता है। अगला प्रश्न है कि वैन का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क या फिर वाइड बैंड एक्सेस नेटवर्क। सही विकल्प है वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हम लोगों ने आईपी एड्रेस को देखा था 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार के आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। IPv4 जो कि 32 बिट का और IPv6 वी का मतलब वर्जन, ये 128 बिट का होता है। प्रश्न संख्या 23 है, TCP IP का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा स्टोरेज के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा संचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है, एक समय में एक ही कार्य करना, एक साथ कई कार्य करना, केवल एक कार्य करना और उसे बंद करना, बैकग्राउंड में कार्य करना। तो मल्टीटास्किंग का संबंध है कि एक समय में कई कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अब जैसे कंप्यूटर पे आप एक काम कर रहे हो, जैसे एक साथ में आप गाने भी सुन सकते हैं, ब्राउज भी यानी कि इंटरनेट भी चला सकते हैं, उसके साथ ही साथ में आप कोई और भी काम कर सकते हैं, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है, लिनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाता है, FAT32, NTFS, ext4, HFS। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ext4। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट रूप में ext4 फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। वायरस, वर्म और ट्रोजन में क्या अंतर है, सभी एक समान होते हैं। वायरस को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, वर्म खुद फैलता है, ट्रोजन एक नकली प्रोग्राम है, वायरस सबसे खतरनाक होता है, या इनमें से कोई अंतर नहीं है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, वायरस को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे एक्टिवेट करना पड़ता है, वर्म खुद से पूरे फाइल में फैल जाता है, ट्रोजन एक नकली प्रोग्राम होता है। स्पाईवेयर क्या करता है, डेटा डिलीट करता है, कीबोर्ड एंट्री रिकॉर्ड करता है, वायरस फैलाता है या इंटरनेट को बंद कर देता है। सही विकल्प है कीबोर्ड एंट्री रिकॉर्ड करता है। स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की गतिविधि को गुप्त रूप से ट्रैक करता है, जैसे कि पासवर्ड और कीबोर्ड एंट्री। यही जो स्पाईवेयर होते हैं, इन्हीं से जो लोग जिनके फोन में आ गया या कंप्यूटर में आ गया, तो बाय द वे अगर वो अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने OTP या पिन को एंटर करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसी कीबोर्ड पे कौन सी बटन प्रेस हो रही है, उस पर उसे नोटिस को, उस डेटा को चुरा करके जिसने स्पाईवेयर को, इस प्रोग्राम को, इस वायरस को भेजा हुआ है, उसको ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है, CPU, कीबोर्ड। तो ऑब्वियसली बताने वाली कोई इसमें बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इसे CPU कहा जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट देने के लिए, केवल सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोरेज के लिए। जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, USB का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस।
यह एक मानक कनेक्शन इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? डेटा केवल ऑफलाइन एक्सेस किया जा सकता है, डेटा को इंटरनेट पर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, यह केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, यह मुफ्त में उपलब्ध नहीं होता है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, डेटा को इंटरनेट पर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीकी है जिससे डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सास का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम एज ए सॉफ्टवेयर, सर्विस एज ए सिस्टम। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सास क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि गूगल डॉक्स, ड्रॉपबॉक्स आदि। एआई का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, एडवांस इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड इनोवेशन। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग किस पर आधारित होती है? मैनुअल कोडिंग पर, डेटा और एल्गोरिदम पर, केवल हार्डवेयर पर, इंटरनेट स्पीड पर। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, डेटा एल्गोरिदम पर। मशीन लर्निंग एक प्रकार की एआई तकनीकी है जिसमें मशीनें डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर खुद को सुधारती है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, वायरस अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, वेब ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि वेब ब्राउजिंग कोई भी साइबर क्राइम नहीं है। वेब ब्राउजिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जबकि फिशिंग, वायरस अटैक और एसक्यूएल इंजेक्शन साइबर अपराधों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग करना चाहिए? केवल नंबर का, केवल अक्षर का, छोटे और बड़े अक्षरों, नंबर और विशेष चिन्हों का मिश्रण का, अपना नाम और जन्मतिथि। ऑब्वियसली कोई भी अपना नाम और जन्मतिथि तो नहीं रखना चाहेगा अगर मजबूत पासवर्ड बनाना है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, छोटे बड़े अक्षरों, नंबर और विशेष चिन्हों का मिश्रण। एक मजबूत पासवर्ड के लिए A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, 0 to 9 नंबर्स और विशेष चिन्ह, जो कि इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि जो हमारा पासवर्ड है वो सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बग क्या होता है? एक प्रकार का वायरस है, प्रोग्राम में कोई एरर है, नया सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम में त्रुटि। बग का अर्थ होता है प्रोग्रामिंग में कोई गलती या एरर जिससे कि प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं करता। प्रश्न संख्या 38 है, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लर्निंग, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक मशीन लैंग्वेज। ऑब्वियसली इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेब डिजाइन करने की भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 39, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? HTTP का, SMTP का, FTP का या सभी का? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, सभी का। HTTP वेब पेज लोड करने के लिए, SMTP ईमेल भेजने के लिए और FTP फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल मीडिया एप्स हैं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर है। ये सभी वेब ब्राउजर हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 8, 10 या फिर 16? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 अंकों का उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। प्रश्न संख्या 42 है, 1 गीगाबाइट जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में ऑप्शन 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, आई होप कि ये सबको ऐसे ही पता होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने, चार्ल्स बेबेज ने, विंटर सर्फ और बॉब कॉन ने, बिल गेट्स ने? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, विंटन सर्फ और बॉब कॉन ने। विंटन सर्फ और बॉब कॉन ने इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित किया जिससे इंटरनेट का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है?
ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला था, रिपीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। अगला प्रश्न है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? सी, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबोल। तो ये था ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोर्ट्रॉन। इसे कहा जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन या फुल फॉर्म इसका होता है, और ये 1957 में विकसित पहली उच्च स्तरीय या हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसका उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए किया गया था। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव। अब इसमें बताइए, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम, बेस्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस से प्रदान करता है। कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को तेज करने के लिए, वेबसाइट पर रोबोट्स को रोकने के लिए, डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए, नेटवर्क को तेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेबसाइट पर रोबोट्स को रोकने के लिए। कैप्चा जिसका कि पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता एक इंसान है या फिर कोई रोबोट। अगला प्रश्न है, मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोरेज के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। मॉडेम जिसका कि फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये एक डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदल करके इंटरनेट संचार को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न, वर्चुअल रियलिटी या वीआर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? गेमिंग और सिमुलेशन में, डेटा एनालिसिस में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, वेब ब्राउजिंग में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, गेमिंग और सिमुलेशन में। वर्चुअल रियलिटी या वीआर का उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग, ट्रेनिंग, सिमुलेशन और चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है, जिससे यह आभासी दुनिया का अनुभव प्राप्त किया जाता है। और गाइज ये थे आज के कंप्यूटर फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी।